आज पाकिस्तान उस दिन की सालगिरह मना रहा है जब उसने पहली बार चोरी की टेक्नोलॉजी से परमाणु हथियार हासिल किया था, या यूं कहिए कि परमाणु बम का पहला विस्फोट किया था। पाकिस्तान के परमाणु बम चोर बाजार वाले बम क्यों हैं, उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानिए कि कैसे चोरी के परमाणु बमों को पाकिस्तान चोर रास्ते से ही आगे बेचने में जुटा हुआ है। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चगाई पहाड़ों में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। तब से इस दिन को पाकिस्तान यौम तकवीर के नाम से याद करता है और उसका जश्न मनाता है। यौम का मतलब यह हुआ कि दिन, और तकबीर का मतलब अल्लाह महान है या अल्लाह सबसे बड़ा है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान ये बताने और साबित करने की कोशिश करता आया है कि वो दुनिया का पहला और इकलौता परमाणु पावर है, और पहला और इकलौता परमाणु पावर वाला मुस्लिम देश। लेकिन कंगाली के दौर में जी रहे पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा बनने के लिए उसने क्या कोशिशें शुरू कर दी है, आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि अब ये परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु बम वाली टेक्नोलॉजी वो तुर्की को थमा दे, और तुर्की जो परमाणु बम हासिल करना चाहता है उसको ये टेक्नोलॉजी का सौदा कर ले उसके साथ। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत से लड़ाई में तुर्की ने पाकिस्तान की झोली एक तरीके से जो सस्ते वाले ड्रोन थे उससे भर दिए थे। तुर्की के पास इस समय खुद के परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो नेटो का हिस्सा होने के कारण अमेरिका के न्यूक्लियर सुरक्षा कवच का हिस्सा है। तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर अमेरिका के करीब 50 B-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। मगर अब जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि तुर्की खुद अपने दम पर एटमी ताकत बनना चाहता है, वो परमाणु बम हासिल करना चाहता है, और इस सफर में उसका पार्टनर बन रहा है पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि तुर्की ने पाकिस्तान से सेंट्रीफ्यूज यानी कि यूरेनियम को शुद्ध करने वाली मशीन हासिल करने की एक तरीके से उसकी डील हो गई। और ईरान की तरह तुर्की पर भी यह आरोप है कि वो परमाणु ऊर्जा के नाम पर परमाणु बम तैयार करने में जुटा हुआ है। तुर्की में अक्कुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां इस पर काम चल रहा है। और वैसे तो तुर्की यह दावा करता है कि यह पावर प्लांट सिर्फ उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह शक जताया गया है कि तुर्की गुपचुप तरीके से यूरेनियम संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साजिश वाली इस थ्योरी को इसलिए भी क्रेडिबल माना जा रहा है क्योंकि तुर्की ने कजाकिस्तान के साथ भी एक सैन्य समझौता किया है। और आपको बता दूं कि कजाकिस्तान दुनिया का वो देश है जो 35% यूरेनियम की सप्लाई करता है, यानी कि यूरेनियम की सप्लाई पर उसका जो कब्जा है वो 35% उसकी हिस्सेदारी है उसमें। यानी देखिए तो तुर्की को यूरेनियम का सोर्स भी मिल गया और पाकिस्तान के रूप में टेक्नोलॉजी का सप्लायर भी। आज पाकिस्तान की जो माली हालत है उसके देखते हुए ये संदेह बिल्कुल जो एकदम बिल्कुल सही है कि वो परमाणु बमों की सौदेबाजी कर सकता है। वो आवाम के लिए रोटी जुटाने के लिए कोशिश करे या ना करे, लेकिन अपनी सेना के जनरलों और अपने हुक्मरानों की अय्याशी के लिए ऐसा जरूर कर सकता है। तुर्की को परमाणु बम देना वो सवाब का काम मानेगा, क्योंकि वो ये जो हथियार है वो एक मुस्लिम देश से दूसरे मुस्लिम देश को दिया जा रहा है, और ये कहकर वो एक तरीके से अपने जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनको इसके लिए राजी कर सकता है। इसलिए हम लगातार ये कहते रहे कि पाकिस्तान के परमाणु पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि जिस देश में आतंकी और सेना के बीच कोई फर्क नहीं है, उस देश के परमाणु बम कितने सुरक्षित हैं, उस देश के हाथ में परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं, महफूज हैं, एक ऐसा सवाल है जिस पर कि दुनिया को विचार करना चाहिए। सच तो यह है कि एक ऐसा खतरा है जो कि दुनिया पर हमेशा मंडराता रहता है। पाकिस्तान आज परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो इसलिए कि ये जो उसको परमाणु टेक्नोलॉजी है वो उसको चीन से मिली।
और पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का सबसे गरीब देश। पाकिस्तान को ये परमाणु बम अपनी क्षमता से हासिल नहीं हुए, बल्कि उसने चोरी और जासूसी से इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया है। और एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन की मदद के बिना पाकिस्तान का परमाणु बम कभी वजूद में नहीं आता। और आज पेट भरने के लिए भी पाकिस्तान चीन से मिलने वाली उधारी पर निर्भर है। बीजिंग ने पाकिस्तान को जून के अंत से पहले $3.7 अरब का कॉमर्शियल लोन देने का आश्वासन दिया है। और इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने $1 अरब के कर्ज को भी मंजूरी दी है। यानी पाकिस्तान के हुक्मरान एक तरफ तो उधार लेकर देश चला रहे हैं और दूसरी तरफ परमाणु बमों की स्मगलिंग में भी जुटे हुए। और यह सब हमारे पड़ोस में हो रहा है, इसलिए हमारी चिंता बनती है। वैसे जान लीजिए कि तुर्की ने परमाणु बम हासिल करने के लिए भारत के साथ भी चाल चलने की कोशिश की थी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने भारत पर डोरे डाले। तुर्की ने ऊर्जा जरूरतों का हवाला देकर भारत से थोरियम आधारित टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने तुर्की के इरादों को भांपते हुए थोरियम से बिजली बनाने की जो तकनीक है वो उससे साझा करने से इनकार कर दिया। दरअसल तुर्की के पास 3,81,000 टन थोरियम का भंडार है, लेकिन इसको इस्तेमाल करके बिजली बनाने, या यूं कहें कि इसको इस्तेमाल करके परमाणु बम बनाने की जो तकनीक है वो तुर्की के पास नहीं है। उस तकनीक में भारत को एक तरीके से शुरुआती सफलता मिल चुकी है। और भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कि थोरियम से परमाणु बिजली और परमाणु बम दोनों बनाने की टेक्नोलॉजी पे बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। और हमारे यहां जो रिसर्च है वो एकदम एडवांस स्टेज में है। भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा के परमाणु ऊर्जा विकसित करने की एक रणनीति पर आधारित है, जो देश में मौजूद सीमित यूरेनियम संसाधन और विशाल थोरियम भंडार के इस्तेमाल को एक तरीके से बैलेंस करता है। भारत के केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों में थोरियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। और कहा जाता है कि थोरियम भारत में उसकी उपलब्धता देखी जाए तो 8,31,000 टन से ज्यादा थोरियम भारत में मौजूद है। थोरियम 232 को न्यूट्रॉन की सहायता से यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है। और यह रिसर्च सिर्फ भारत में हो रहा है। और जो यूरेनियम 233 है, यही एक तरीके से परमाणु बिजली में ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक फिसाइल मटेरियल है, रेडियो एक्टिव और फिसाइल मटेरियल है। इसलिए इसका परमाणु ऊर्जा में भी इसका इस्तेमाल होता है और परमाणु बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसको एक तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो मुख्य ईंधन है वो यूरेनियम 233 होता है। थोरियम 232 से सीधे परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसे अगर यूरेनियम 233 में बदल दिया जाए तो इसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और परमाणु बम बनाने में भी। और भारत में इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है और कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रोटोटाइप भारत बनाने में कामयाब हो गया है, जिसमें कि जो थोरियम है उसको यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है। बल्कि भारत के काकरापार रिएक्टर में थोड़ी मात्रा में यूरेनियम के साथ थोरियम को भी इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पर। और कामिनी रिएक्टर में, जो कि हेवी वाटर प्रेशराइज्ड रिएक्टर है, उसमें थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलने का जो पूरा काम है और उस पर जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिस पर सिर्फ भारत काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में, बल्कि यूं समझिए कि नहीं के बराबर है, लेकिन थोरियम का बड़ा भंडार है। और अगर
हमें आत्मनिर्भर बनना है परमाणु ऊर्जा के मामले में, तो हमें इस थोरियम को यूरेनियम में बदलने की तकनीक को साधना होगा। और ये ऐसी तकनीक है जिसको हम आसानी से किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं कर सकते। अगर इस तकनीक को हमने एक बार साध लिया तो आप समझिए कि हिंदुस्तान परमाणु ऊर्जा के मामले में हमेशा हमेशा के लिए आत्मनिर्भर हो जाए। और चूंकि तुर्की पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है, हम ऐसे देश के साथ ऐसी संवेदनशील टेक्नोलॉजी कैसे शेयर कर सकते हैं? और जिस पाकिस्तान में आतंकी और सेना में कोई फर्क नहीं है, एक तरीके से सेना के जवान और अफसर वर्दी वाले आतंकी हैं, तो आतंकी, अगर आतंकियों को देखिए तो बिना वर्दी वाले सैनिक हैं। और जब ऐसा घालमेल चल रहा हो जिस देश में, उस देश में परमाणु बम का होना, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा इसको गौर से देखिए। ये आज की तस्वीर है। आज पाकिस्तान में यौम तकबीर का जश्न मनाया जा रहा है। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं शहरों में, और उसमें से एक पोस्टर पर जरा गौर करिए। सेना के नए नए फील्ड मार्शल, मैं फील्ड मार्शल उनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फील्ड मार्शल की उपाधि उन पर शोभा नहीं देती, वो फील्ड मार्शल ही। तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तस्वीर भी आपको इसमें एक कोने में दिखाई देगी, और दूसरे कोने पर जो शख्स है उसको भी जरा गौर से देखिए। एक तरफ मुनीर और दूसरी तरफ है आतंकी सरगना फैजल नदीम। हाफिज सईद दुनिया को दिखाने के लिए जो राजनीतिक दल चलाता है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, फैजल नदीम उस पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया है, और इसे हाफिज का राइट हैंड कहा जाता है, हाफिज सईद का। लेकिन देखिए जरा कि मुनीर के साथ साथ लश्कर के आतंकी सरगना को भी पाकिस्तानी यौम तकबीर के बैनर पर जगह दिया जा रहा है, और इतनी प्रमुखता से दिया जा रहा है। इससे एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि आम पाकिस्तानी भी अपनी सेना और आतंकियों को एक ही दर्जे में रखते हैं, एक ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनकी सेना भी धर्म के नाम पर लड़ती है और आतंकी भी धर्म का ही नाम लेकर लोगों का कत्ल करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि दोनों अधर्म के रास्ते, और ऐसे लोगों के पास परमाणु बम है। आप सोचिए कि यह कितनी खतरनाक स्थिति है। हकीकत तो यह है कि यह परमाणु बम ही एक तरीके से उनके लिए सुरक्षा कवच है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक उनके पास परमाणु बम है तब तक इसके नाम पर वो दुनिया को ब्लैकमेल करते रहेंगे। वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे और दुनिया को धमकी देते रहेंगे कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हमने परमाणु बम सबे बारात के लिए नहीं बनाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक क्लियर कर दिया है कि इस ब्लैकमेलिंग का टाइम खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान जब भी हिमाकत करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और ऑपरेशन सिंदूर उसकी पहली किस्त थी।